नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 3 प्रमुख भर्तियों वनपाल, महिला पर्यवेक्षक और कृषि पर्यवेक्षक के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वनपाल के पदों के लिए 3,76,139 आवेदन आए हैं, जहां एक पद के लिए 1452 अभ्यर्थियों में मुकाबला होगा। वहीं महिला पर्यवेक्षक के लिए 1,24,143 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें प्रति पद 1724 अभ्यर्थियों के बीच कड़ी टक्कर रहेगी। कृषि पर्यवेक्षक के लिए तुलनात्मक रूप से कम प्रतिस्पर्धा है, जहां 1,83,396 आवेदनों के साथ एक पद पर 167 अभ्यर्थी दौड़ में हैं। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 18 अप्रैल, महिला पर्यवेक्षक 18 जून और वनपाल भर्ती परीक्षा 28 जून को आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त एलडीसी के 10,644 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी थी, जिसमें 5,93,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। लैब असिस्टेंट के 804 पदों के लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। धौलपुर की विशेष पोक्सो अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के एक जघन्य मामले में दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राजकुमार ने दोषी पर 31,500 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मामला नवंबर 2022 का है, जब आरोपी ने नाबालिग के साथ मारपीट कर जबरन दुष्कर्म किया था। पीड़िता की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसके 2 बड़े ऑपरेशन हुए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महज 12 दिनों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाह और पुख्ता दस्तावेजी सबूत पेश किए। 2 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने इस अपराध को अत्यंत क्रूर मानते हुए अपराधी को कड़ी सजा से दंडित किया है। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के लिए युवा बल्लेबाज रियान पराग को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया। रॉयल्स मैनेजमेंट ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। रॉयल्स प्रबंधन ने बताया कि रियान की टीम में मौजूदगी एक खिलाड़ी से लीडर तक उनके सफर को दर्शाती है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने मैदान पर लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। वे ड्रेसिंग रूम में भी मजबूत नेतृत्व की आवाज के रूप में उभरे हैं। फ्रेंचाइजी का मानना है कि टीम में पहले से मौजूद अनुभवी खिलाड़ियों का नेतृत्व समूह रियान को पूरा समर्थन देगा। रॉयल्स प्रबंधन ने यह निर्णय आईपीएल नीलामी के बाद पिछले 2 महीनों से चल रही एक प्लानिंग और प्रोसेस का रिजल्ट है। इस दौरान खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और प्रबंधन के बीच हर पहलू पर चर्चा हुई, ताकि आईपीएल 2026 और भविष्य के लिए टीम की दिशा और नेतृत्व शैली पर सहमति बनाई जा सके। पंजाब के लुधियाना में विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम के तहत जिला उद्योग केंद्र कार्यालय लुधियाना में तैनात सीनियर इंडस्ट्रियल प्रमोशन ऑफिसर जसपाल सिंह, ऋषभ गर्ग और ट्रेड असिस्टेंट अंतरप्रीत सिंह को 30,000 रुपये की रिश्वत लेता रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि फोकल पॉइंट लुधियाना निवासी की शिकायत पर 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। शिकायतकर्ता फोकल पॉइंट में प्रोडक्शन यूनिट चलाता है। शिकायतकर्ता ने अपनी यूनिट संबंधी प्रोडक्शन प्रमाण पत्र की सही तारीख के लिए आवेदन दिया था और प्रमाण पत्र को जारी करने के बदले आरोपियों ने 45,000 रुपये की रिश्वत मांगी। तीनों पर विजिलेंस थाना लुधियाना में मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अब प्रदेश भर के स्कूलों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। विभाग ने हर जिले में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने प्रॉक्सी शिक्षकों के विरुद्ध सख्त दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद अब विभाग ने फ्लाइंग स्क्वाड के जरिए विद्यालयों के आकस्मिक निरीक्षण की योजना बनाई है। संपर्क पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों की प्राथमिकता से जांच की जाएगी। सभी जिलों को अपनी जांच रिपोर्ट 2 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और छात्रों के भविष्य के साथ होने वाले खिलवाड़ को रोकना है। बीकानेर जिले में ग्राम नाल की बेशकीमती खातेदारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेचने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर पारिक ने 2 आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुकेश को 5 साल और उमराव को 4 साल के कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है। मामले का तीसरा आरोपी ओम प्रकाश फिलहाल फरार चल रहा है।
पूरा मामला डायनमॉस रियल लिमिटेड कंपनी की शिकायत से शुरू हुआ था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने लक्ष्मण राम की 9.77 हेक्टेयर जमीन को हड़पने के लिए साल 2012 में एक फर्जी मुख्तियारनामा तैयार किया। एफएसएल जांच में यह साबित हो गया कि नोटरी रजिस्टर पर लगा अंगूठा निशान असली मालिक लक्ष्मण राम का नहीं था। इसे कूट रचित दस्तावेज के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री एक से दूसरे नाम कर धोखाधड़ी की गई थी। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन के जनवरी सेशन के परिणाम को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट आया है। एनटीए ने पूर्व निर्धारित तिथि में बदलाव करते हुए अब परिणाम 16 फरवरी को घोषित करने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने आधिकारिक सूचना जारी कर बताया कि परिणाम तैयार करने में लग रहे अतिरिक्त समय के कारण यह फैसला लिया गया है। इस बार बीई और बीटेक पाठ्यक्रमों के लिए कुल 13,50,969 विद्यार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 96.25% यानी 13,368 छात्रों ने परीक्षा दी। एनटीए द्वारा समय से पहले बदलाव की सूचना देना एक सकारात्मक कदम है, जिससे छात्रों का तनाव कम होगा। हालांकि 4 महीने पहले घोषित टाइम फ्रेम में बदलाव से एनटीए की साख पर सवाल भी उठ रहे हैं। एनटीए अब आईआईटी की तर्ज पर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने की कोशिश कर रही है, ताकि भविष्य में सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हो सकें। साइबर अपराधियों ने ठगी का तरीका बदलते हुए फास्टैग एनुअल पास बनाने का झांसा देकर लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पुलिस मुख्यालय के साइबर सेल ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। डीजी संजय अग्रवाल ने बताया कि ठग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नकल कर फर्जी वेबसाइट और मोबाइल नंबर गूगल सर्च में ऊपर दिखा रहे हैं। गूगल एड और एसईओ के जरिए प्रायोजित लिंक को रैंक 1 पर लाकर लोग पहले लिंक को असली मान लेते हैं, जबकि वेबसाइट का डिजाइन और लोगो भी NHAI जैसा होता है। ठग वार्षिक पास के नाम पर करीब 3,000 रुपये के लिए QR कोड भेजते हैं और राशि मूल अकाउंट में चली जाती है। पास केवल राजमार्ग यात्रा आधिकारिक ऐप या अधिकृत बैंक पोर्टल से ही लें। कोटा जिले में 3,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गए हेड कांस्टेबल जीतराम और कांस्टेबल गोपाल पर अब एक व्यक्ति को बंधक बनाकर 8,50,000 रुपये वसूलने का आरोप लगा है। पीड़ित आफाक अहमद का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसे एनडीपीएस के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 20 लाख रुपए मांगे और बाद में 10 लाख में सौदा तय किया। आफाक के अनुसार उसे 4 घंटे तक कार में बंधक बनाकर रखा। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे 4,30,000 रुपये और पत्नी के गहने बेचकर जुटाए गए 3,50,000 रुपये आरोपियों को दिए, तब जाकर उसे छोड़ा गया। इस मामले की जांच में पहले पीड़ित के बयान दर्ज नहीं किए गए थे, जिसके बाद मुख्यालय ने जांच दोबारा करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर डीएसपी योगेश शर्मा का कहना है कि आफाक पर जानलेवा हमले एनडीपीएस सहित 10 मामले दर्ज हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 दिन पहले शादी के बंधन में बंधा जोड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर के शीतल के पास दुल्हा दुल्हन की कार एक कंटेनर से टकरा गई, जिससे लग्जरी कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। दोनों नवविवाहितों को गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। हादसे का शिकार हुए अभिषेक शर्मा कोटा के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी कामिनी शर्मा दिल्ली की निवासी है। दोनों की शादी 10 फरवरी को दिल्ली में हुई थी। अभिषेक खुद कार चलाकर पत्नी के साथ दिल्ली से कोटा लौट रहे थे, तभी बड़ौदा मैव थाना क्षेत्र में यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने घटना की जानकारी दोनों के परिजनों को दे दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र में सगाई समारोह के दौरान लाइटिंग पसंद न आने पर विवाद इतना बढ़ा कि दूल्हे ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रीशियन की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 23 वर्षीय बरकत के रूप में हुई है, जो मथुरा यूपी का रहने वाला था और समारोह में लाइटिंग का काम देख रहा था। शिकायत के अनुसार सगाई के दौरान जब एक एलईडी लाइट खराब हुई तो दुल्हा अमनदीप और उसके साथी भड़क गए। उन्होंने बरकत और उसके साथियों के साथ मारपीट की और फिर फायरिंग कर दी। बरकत को 3 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद दुल्हा फरार हो गया, जिससे उसकी शादी भी रुक गई है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी हर्ष को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी दुल्हे की तलाश जारी है। मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था।